बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड है, तो हम उसको सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो भी फार्मूलाज, जो भी कंसेप्ट देखेंगे वो सारे के सारे हम चैप्टर नंबर 8 की सब एक्सरसाइजेज में क्लियर करके आ चुके हुए हैं। अब आते हैं इनको जस्ट रिवाइज करने। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑब्लिक ट्रायंगल्स। आपको ट्रायंगल्स दी गई हैं और ट्रायंगल्स की जो मतलब के वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं। या तो कुछ एंगल्स दिए जाएंगे या फिर कुछ साइड्स दी जाएंगी। फिर उनके अकॉर्डिंग आपने फार्मूलाज लगाने हैं कि अगर आपके पास दो साइड्स हैं, एक एंगल है, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आप पहले अप्रोप्रिएट लॉ पढ़ चुके हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे फार्मूलाज यूज करने हैं। इसी तरह अगर आपको तीन एंगल्स दिए जाएंगे फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और अगर तीन साइड्स दे दी जाए फिर आप कैसा फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हम पहले क्लियर करके आ चुके हुए हैं कि अप्रोप्रिएट लॉ किस तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास है a इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 15 एंड बीटा इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है। एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है और बाकी दो एंगल्स हमें एक 15 और दूसरा 20 डिग्री के इक्वल दिया गया है। अब देखिए, जब भी हमारे पास दो एंगल्स होते हैं तो हम सबसे पहले थर्ड एंगल को निकालते हैं, और थर्ड एंगल को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 15 और बीटा है 20। ये दोनों दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब भी उधर जाके माइनस होंगे तो हमारे पास 180 माइनस 15 माइनस 20 का आंसर आएगा 145 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास गैमा इक्वल आया है 145 डिग्री के। इस तरह अब हमने फार्मूला यूज करना है वो वाला जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स हों और एक साइड जो है वो एक दी गई हो और एक दूसरी जो साइड है वो हमने निकालनी हो। अब देखिए, ऐसा फार्मूला यही है कि जिसमें दो एंगल्स भी हों और दो साइड्स भी हों। तीनों एंगल से मुराद ये है कि हम बाद में तीसरे एंगल को भी यूज करेंगे, तो तीसरा एंगल भी निकालना जरूरी है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक साइड भी थी और दोनों एंगल्स भी थे, और जो एक साइड रह जाएगी उस साइड को हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए है, बी नहीं है, तो बी को हम एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। जैसे कि ए हमारे पास 8 है, इसके अलावा अल्फा हमारे पास 15 है, बीटा हमारे पास 20 है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास बी नहीं है, तो बी जो है वो एक साइड पे हो गया। ये साइन 20 डिग्री जो है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम पहले ही साइन 15 और साइन 20 को निकाल के इनकी वैल्यूज पुट करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर में आपका फंक्शंस है ना डिवीजन के फॉर्म में लिखने वाले, तो आप इसको 8 डिवाइडेड बाय साइन 15 लिख के आगे नेक्स्ट का बटन दबा के मल्टीप्लाई साइन 20 लिख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह इजी नहीं लगता तो आप पहले साइन 15 निकाल लें, फिर साइन 20 निकाल लें, फिर इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बी का आंसर जो है वो हमारे पास है 10.6 यूनिट्स। ये हमारा पहला आंसर आया है। दूसरे आंसर को मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दूसरा आंसर जब आप निकाल रहे होंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गैमा यूज नहीं हो रहा होगा, तो गैमा भी यहाँ पे यूज हुआ है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। याद रहे आपने बी का यूज नहीं करना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो बी है वो आपने खुद निकाला है। आपने हमेशा उस वैल्यू का यूज करना है जो आपके पास गिवन डाटा में है। तो गिवन डाटा में हमारे पास सिर्फ एक ए ही था, तो हम ए को लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। अब देखें, ए हमारे पास 8 है, सी नहीं था, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। ये साइन 145 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने सी को सेपरेट रखना है और सी का ही आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 145 डिग्री। फाइनली इसका आंसर आ गया है सी इज इक्वल टू 17.7 आंसर है, इसका यूनिट्स है। तो इसका मतलब है कि बी और सी जो है वो हम निकाल चुके हैं। इस तरह हमारी पूरी ट्रायंगल निकल चुकी है।
यानी कि हमने तीनों साइड्स भी निकाल लिए और तीनों एंगल्स भी निकाल लिए और इसी से हमारी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था जब हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का आंसर 1 से ग्रेटर या फिर 1 आ जाए तो वो ट्रायंगल पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास वही कुछ कंसेप्ट है। पहले इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि a इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 41 एंड अल्फा इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब देखें, इसमें हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। अब हमने वही फार्मूला यूज करके, साइन वाला जो है लॉ ऑफ साइन, वही यूज करके उसमें देखिए दो एंगल्स होते थे और दो साइड्स होती थी। आपके पास दो साइड्स अवेलेबल है, एक एंगल नहीं है। एक तो है, आप एक को पुट करें और वो जो एक एंगल नहीं है उसको एक साइड पे रख लें। जैसे कि साइन अल्फा आपके पास है 115 डिग्री और ए आपके पास है 34। साइन बीटा आपके पास नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा और बी आपके पास है 41, आपने ये लिखा। अब देखिए, साइन बीटा को हमने अकेला छोड़ना है, 41 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया है 1.09। क्या ये वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है? यस। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू के साइन बीटा इज ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1, तो सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हमारे पास साइन बीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ग्रेटर हो तो हम कह सकते हैं कि वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट को करते हैं। ये वाला सेकंड पार्ट बहुत छोटा सा था क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं था करना। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है b इज इक्वल टू 17.3, c इज इक्वल टू 14.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 98.2। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। सेम वही वाला हिसाब है जो हमने सेकंड पार्ट में किया है। हमारे पास एक एंगल है, दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है और दो साइड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास C जो है वो है 14.5, B हमारे पास 17.3, इसके अलावा बीटा हमारे पास 98.2 है। गैमा को एज इट इज रखने दे। हमने यहाँ पे गैमा का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो यहाँ पे हमें साइड दी गई है वो C दी गई है और बाकी दोनों साइड्स B और बीटा हैं। बी और बीटा तो क्लियर हो गए। अब हम सी के साथ किसका यूज करेंगे? आपको पता है कि ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा और सी के साथ गैमा का हमेशा यूज होता है। तो हम सी के साथ किसको लेके चलेंगे? गैमा को लेके चलेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो साइन गैमा है वो यहाँ पे ही रह गया है क्योंकि हमने 14.5 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। साइन गैमा को हमने सेपरेट छोड़ देना है। अब साइन गैमा इधर ही आ गया। इन सबको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया है 0.83। तो गैमा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 0.83, जिसका फाइनल आंसर आया है 56 डिग्री। हमने इसको दूसरी साइड पे ले जाके इन्वर्स इसलिए किया है क्योंकि हमने गैमा को अकेला छोड़ना है। तो गैमा को अकेला छोड़ने के लिए साइन का भी वहां होना नहीं ज़रूरी। तो हम साइन को दूसरी साइड पे ले जाके इसको डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो गैमा का आंसर आ चुका है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स आ गए। जब भी हमारे पास दो एंगल्स अवेलेबल होते हैं तो तीसरे को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें, अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास हैं? नो, बीटा और गामा हमारे पास हैं। तो बीटा जो है वो है हमारे पास 98.2 और गामा हमारे पास 56 डिग्री है। इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देंगे? 180 से माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो अल्फा का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 25.8 आंसर है। अब देखें, ये 25.8 डिग्री अल्फा के इक्वल है। बीटा का आंसर हमें दिया गया था और गैमा का आंसर भी हमने खुद निकाला था। अब हम इसमें से तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। वो साइड कौन सी है? ए वाली, क्योंकि बी सी हमारे पास अवेलेबल थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ए को फाइंड करना है। हम किसी का भी यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं।
लेकिन चूंकि हमारे पास बीटा अवेलेबल था गिवन डाटा में, तो हम इसलिए बीटा का ही यूज़ करेंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उसी चीज़ का यूज़ करें जो हमारे पास अवेलेबल हो, गिवन डाटा में हो। बीटा हमारे पास 98.2 दिया गया था। इसके अलावा अल्फा हमने जो निकाला था वो था 25.8। बी हमारे पास 17.3 दिया गया था। ए को हमने फाइंड करना है। अब ए को फाइंड करने के लिए ये साइन 25.8 दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जब सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का आंसर क्या आएगा, 7.61। और इस तरह हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये भी काफ़ी छोटा सा पार्ट है। इसमें क्या है, c इज इक्वल टू 55.4, a इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें अल्फा हमारे पास क्या है, 115 डिग्री है, बीटा हमारे पास 45 डिग्री है। गैमा हम निकालेंगे तो हमारे पास ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब जब ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे तो हमारे पास फाइनल गैमा का आंसर आएगा 20 डिग्री। अब देखें हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, दूसरी साइड को फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास तीन जो एंगल हैं वो तीनों मौजूद हैं। अब तो C जो है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 55.4 और A को हम निकाल लेंगे। A को निकालने के लिए हमारे पास इस साइन 115 डिग्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का आंसर निकालते हैं तो उसको सेपरेट होना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे साइन 115 डिग्री डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस सारे को हम सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए का आंसर आया है 146.8। इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड साइड रह चुकी हुई है। उस थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, उस साइड का यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा में दी गई है। तो वो साइड कौन सी है, सी वाली साइड है। और फाइंड हमने किसको करना है, बी को करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास बीटा किसके इक्वल था, 45 डिग्री के। गैमा जो हमने आंसर निकाला था खुद वो था 20। उसके बाद सी जो है वो हमारे पास 55.4 दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर क्या आएगा, 114.53। तो ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 4 का भी। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करके इसकी जो थर्ड साइड है सबसे पहले तो उसको निकालेंगे, और जब थर्ड साइड हमारे पास आ जाएगी फिर दो एंगल्स को हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें आपकी विल है कि आप कौन से वाला फार्मूला यूज करके इसको फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप पहले वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें हमने जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था। तो अगर आप थर्ड पार्ट वाला की तरह करना चाहते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप किस चीज़ को यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और एक जो है वो एंगल दिया गया। अब एक एंगल दिया गया था इसलिए मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का यूज किया था, और साइड्स भी दो थी। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ये जो फार्मूला दिया गया है ये है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमने बी को फाइंड करना हो। तो जब बी को फाइंड करना हो तो कॉस बीटा का यूज करते हैं, और जब सी को फाइंड करना हो तो यहाँ पे साइन कॉस गमा का यूज करते हैं, और जब ए को फाइंड करना हो तो यहाँ पे कॉस अल्फा का यूज करते हैं। और बाकी जो दो साइड्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बी है तो बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, ए सी, तो वो यहाँ पे ए सी भी आ जाएगा और यहाँ पे भी ए सी आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 34 है, 34 का भी स्क्वायर लेंगे। सी हमारे पास 48 है, 48 का भी स्क्वायर लेंगे। माइनस 2 ए हमारे पास 34 है, सी हमारे पास 48 है। बीटा हमारे पास है जी 108 डिग्री, हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। अब 34 का स्क्वायर होता है 1156, 48 का स्क्वायर होता है 2304, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके
जो आंसर आता है उसको cos 108 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर है -1008.63147। इसको मैंने सारी जो आगे पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज हैं इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर इसमें इश्यूज आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सबको आपस में सिंप्लीफाई करके जो आंसर निकालेंगे उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को कट करना है। एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से ही कट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देंगे, इस वाले को हमारे पास यहाँ पे b रह जाएगा। और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.85। तो ये हमारे पास एक साइड यानी कि थर्ड साइड का आंसर आ चुका हुआ है। अब बच्चे दो एंगल्स, दोनों एंगल्स के लिए भी आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, लॉ ऑफ कोसाइन का ही। तो आप देखें लॉ ऑफ कोसाइन में आप कॉस अल्फा या बीटा या गामा जो भी है वो इधर छोड़ दें, बाकी सारा का सारा उधर ले जाएं। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था चैप्टर नंबर 8 में जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो कॉज अल्फा जो है उसको इधर ही रहने दें, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें। जैसा कि आपके पास b है 66.85 जो कि आपने अभी निकाला था, c आपके पास 48 था और a आपके पास 34 था। सबका स्क्वायर लें और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दें। इसके अलावा ये जो नीचे वाली साइड है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 66.85 मल्टीप्लाई बाय c यानी कि 48, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो है 6417.6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या कर लेना है, ये अल्फा जो है वो इधर ही रहेगा, ये कॉस दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। और जब हम कॉस इनवर्स करेंगे तो इन दोनों को या तो आप पहले से ही डिवाइड कर लें या फिर डिवीजन की फॉर्म में लिख लें, दोनों का आंसर आपको बिल्कुल सेम ही आएगा। तो जो इसका सेकंड वाला एंगल है वो हमारे पास आया है 28.93। अब तो इजी है, अब जब आपके पास दो एंगल्स अवेलेबल हों तो फिर आप तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों अवेलेबल हैं, 28.93 और 108 डिग्री। ये दोनों दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस होंगे तो हमारे पास गामा का आंसर आ गया है 43.07। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है सिक्स्थ। इसमें हमारे पास तीन साइड्स दी गई हैं, हमने तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। ऐसी सूरत में भी हम लॉ ऑफ कोसाइन का ही यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हुए सबसे पहले अल्फा का आंसर निकाला है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बी सी, बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सब वैल्यूज को पुट किया है, जैसे कि मेरे पास b था 33, c था 55 और a था 44। तीनों का स्क्वायर लेके हमारे पास आंसर आया है 2178। इसके अलावा 2 को 33 से और 55 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 3630, जो कि इक्वल होता है 0.6 के। अब जब हमने अल्फा को इधर ही रहने देना है, कॉस का इनवर्स लेना है 0.6 के साथ, तो हमारे पास जो अल्फा का फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 53.13 डिग्री। इसके अलावा अब हमारे पास एक एंगल आ चुका है, दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड एंगल के लिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस बीटा को यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट हो गई, यानी कि a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसिंग है, डिवाइडेड बाय 2। a हमारे पास क्या है 44 और c हमारे पास क्या है जी 55। तो अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4840। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.8। बीटा को इधर ही रहने दें, कॉस उधर आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.8 के साथ। तो बीटा का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 36.87। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अब हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, और दो एंगल्स जब आपके पास आ जाएं फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को यहाँ पे पुट करें, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास गामा का आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है अल्फा बीटा और गामा का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 ही पार्ट्स थे जो हम सारे के सारे सॉल्व कर चुके हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम measure 12 centimeter and 22 centimeter and intersect at an angle of 143 degree. Find the length sides of the parallelogram. आप इसकी लेंथ को फाइंड करें। यहाँ पे आ जाए, ये देखें आपके पास दिए गए हैं कि ये पूरी के पूरी जो ट्रायंगल है ये 12 सेंटीमीटर के है, यानी कि जो इसकी इसका जो डायगोनल है ये वाला पूरा ये 22 सेंटीमीटर के है, ये 12 सेंटीमीटर के। जो छोटी वाली साइड होगी ऑब्वियसली वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे कट लगा दें, तो हमारे पास ये डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स में तो कट ही लगते हैं। अब जब हमारे पास ये कट लग चुके हैं तो यहाँ पे देखें कि ये एक पूरी साइड, ये पूरा डायगोनल 22 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो इतना कट है इसमें से हाफ होगा, यानी कि 22 का हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और उसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 22 आना चाहिए। तो 11 जो है 11 को 2 दफ़ा प्लस करने से हमारे पास 22 आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो हमारी लेंथ है वो भी 11 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 11 होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। इस डायगोनल में जो हमें लेंथ दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर टोटल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 है। तो दोनों 6 कितनी हो गई 12। इसका मतलब है कि एक डायगोनल हमारे पास जो कट हुआ है वो 6 आया है और जो दूसरा डायगोनल है वो कट होके 11 आया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज है जो हमने फाइंड करनी है और वो क्या लेंथ है। अगर हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाली लेंथ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने यूज किया है लॉ ऑफ कोसाइन को। और लॉ ऑफ कोसाइन को हमने इसलिए भी यूज किया है क्योंकि हमारे पास एक जो एंगल है वो मौजूद था और वो था 143 डिग्री का। अब जो दूसरा यहाँ पे जरा सा रह गया था वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 37 डिग्री की। यहाँ पे एज इट इज होगा, ये भी 37 के इक्वल होगा, ये भी 143 के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास सारे एंगल्स भी आ जाएंगे और सारी साइड्स भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस 2qp इज इक्वल टू QP cos t। अब देखें टी जो है उसका जो हमारे पास एंगल है वो भी टी ही है, लेकिन वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखें क्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो गया माइनस 2। क्यू हमारे पास किसके इक्वल है 6 के, पी हमारे पास 11 के इक्वल है। कॉज टी किसके इक्वल है 143 के। 6 टाइम 36, 11 टाइम 121। इसके अलावा माइनस 2 6 और 11 और कॉज 143 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है -105.42। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों का आपस में प्लस कर लेना है। तो आंसर आया है 252.42। अब हमने ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि ये टी का जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट से कट होना है। तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 252.42 का जो आंसर आया है हमारे पास वो है 15.89, जो कि स्मॉल टी का आंसर है, यानी कि साइड का आंसर है। अब अगर आप इसकी इस साइड को फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, 11 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है और बेस जो है वो हमारे पास 6 है। 6 टाइम 36 आ गया प्लस पी स्क्वायर 11 टाइम 121। अब देखें ये 121 उधर जाके क्या हो जाएगा, 36 को इधर ले आते हैं तो ये -36 हो जाएगा। अब जब हम माइनस करेंगे 36 को 121 के साथ तो हमारे पास बी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, यहाँ से हम कर लेते हैं 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह 12 - 3 इज इक्वल टू 9। ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 95। अगर आप इसको मजीद भी स्क्वायर रूट लेके करना चाहते हैं तो आपका पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो ये हमारा आंसर आया है स्क्वायर रूट 95।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है और आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमने एक्सरसाइज की है रिव्यू एक्सरसाइज 8, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट हैं, ये जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं कि किस तरह यूज़ किए जाएंगे, ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। ऑब्वियसली आपको ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। याद आपने बिल्कुल भी नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से खुद ही जहन में बैठ जाएगा। इसके अलावा जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है और लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।